हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान, जिसमें 2 नंबर और 3 नंबर में टॉप 85 सवाल बताने वाले हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम में इसी से आएगा। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। इसमें पार्ट बाय पार्ट बना हुआ, जिससे पहले वाला पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक करवा दिए हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर हम लोग आगे करेंगे। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट करेंगे। इसका प्लेलिस्ट भी जरूर बना देंगे, तो आप जरूर से प्लेलिस्ट जाकर सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। टोटल 85 सवाल हम लोग आज का सॉल्व करके वीडियो डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय आय क्या है, उसमें तो प्रति व्यक्ति आय देखिए। अब राष्ट्रीय आय क्या है, तो राष्ट्रीय आय एक वृत्त वर्ष में, अब वृत्त वर्ष कब होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। तो एक वृत्त वर्ष में किसी देश में उत्पादित वस्तु या सेवा, या तो उत्पादित वस्तु होगा या तो सेवा होगा, उसको कुल मूल्य को योग को हम लोग राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अब देखें, यह किसी देश की आर्थिक गतिविधि और कल्याण का एक प्रमुख संकेतक है। राष्ट्रीय नेशनल इनकम कितना है, जितना कोई भी देश का अगर नेशनल इनकम अच्छा होगा तो वो देश अच्छा है इस स्थिति में। और विकास से आप क्या समझते हैं, विकास का अर्थ होता है जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना। जब आपको लाइफ में स्टैंडर्ड में थोड़ा सा सुधार हो, उसके आय में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो, तभी तो विकास बोलिएगा। प्लस बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ हो, सेवाएँ हो, शिक्षा और जीवन स्तर शामिल है। आप ये एकदम लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर आ जाएगा। यह एक व्यापक अवधारणा, अगर इसको लिखना है तो लिखें, तो छोड़ भी सकते हैं, जिसमें व्यक्तियों और समाज के प्रगति बेहतर के लक्ष्य हासिल करना होता है। औसत आय देखिए क्या होता है, तो औसत आय क्या है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। कुल आय को जब कुल जनसंख्या से भागा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, औसत आय, एवरेज इनकम निकल जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, या इसको छोड़ा जाता है, ये उतना जरूरी नहीं है। मानव विकास क्या है, देखिए मानव विकास, तो मानव विकास का अर्थ होता है लोगों के विकल्पों का विस्तार करना, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प हो, उसके जीवन स्तर को बेहतर बनाना, उसके जीवन जो स्तर होता है उसको बेहतर बनाना, और शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसरों तक पहुँचना या पहुँच बढ़ाना होता है। अब आगे देखिए, संगठित क्षेत्र, हम आपको ये सब बताए हैं। संगठित क्षेत्र पहले भी हम आपको बताएं, देखिए क्या ये भी बताए हैं। देखिए, संगठित क्षेत्र वे उद्यम या कार्य स्थल होते हैं जहां रोजगार के शर्तें नियमित होती है। भैया रोजगार आपको इतना नहीं मिलेगा, और कर्मचारियों को सुनिश्चित काम भी मिलता है। कर्मचारियों को काम जो है फिक्स मिलेगा। आगे अगर इसको लिखेंगे तो ये भी लाइन आप लिख सकते हैं, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, क्योंकि संगठित है, सरकारी नौकरी वाला बात हम बोले थे। इसमें भविष्य निधि PF मिलता है, ग्रेजुएटी और निश्चित काम के घंटे जैसे लाभ अधिकतम में प्रदान होता है। अब असंगठित क्षेत्र, इसको भी समझ लीजिए। असंगठित क्षेत्र वे छोटी या बिखरी हुई इकाइयाँ शामिल होती है। इसमें सरकार का कोई भी कंट्रोल बाहर नहीं होता है, नियंत्रण से बाहर होता है। यह रोजगार की शर्तें अनियमित होता है, अगर कोई कंडीशन नहीं है। कर्मचारियों के पास नौकरी की सुरक्षा भी कुछ नहीं होता है, ना कि कोई PF मिलता, कुछ भी एक्स्ट्रा लाभ नहीं मिलता, असंगठित क्षेत्र में मिलेगा। अब आगे देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र हम लोग किसको बोलते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक क्षेत्र वे गतिविधि होती है जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करते हैं। हाँ, प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करते हैं, जैसे कृषि का काम, वानिकी का काम, मछली पकड़ना, खनन करना। प्राथमिक क्षेत्र वे गतिविधि शामिल है जिसमें सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कृषि काम, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन। एक बात को ध्यान रखिएगा, इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जो प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, तो कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि से प्राप्त होता है। अब देखिए द्वितीय क्षेत्र क्या है, तो बोल रहा द्वितीय क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से अन्य रूपों में बदलना होता है। जैसे मान लीजिए अब गेहूं है, अब गेहूं से अगर हमको बिस्किट बनाना है, गेहूं हमारा क्या प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। गेहूं से हम लोग उद्योग के द्वारा, विनिर्माण के द्वारा हम लोग उसका रूप में बदल देंगे, बिस्किट बना देंगे। जैसे हमारा देखिए कपास से कपड़ा बना देंगे, तो मशीन के द्वारा ही बनाएंगे। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से अन्य रूपों में बदला जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, समझे, या विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं और द्वितीय क्षेत्र को। इसे औद्योगिक उत्पादन शामिल होता है, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, ठीक है। अब आइए तृतीय क्षेत्र को समझते हैं। तृतीय क्षेत्र सर क्या है, तो तृतीय क्षेत्र में सेवाएं प्रदान किए जाते हैं। उसमें क्या होगा, जो भी होगा आपको सर्विस दिया जाएगा, जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में मदद करता है। इसमें कोई भी वस्तु को उत्पादन नहीं करेगा, बल्कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सर्विस देगा, सेवा देगा, समझिए, यही इसका काम है। जैसे हमारा एग्जाम्पल सर कुछ परिवहन हो गया,
भंडारण हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग, व्यापार जैसा शिक्षा शामिल हो जाता है। अब आगे देखिए खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो हम आपको ये भी पहले समझाए हैं। खुली बेरोजगारी क्या होता है? तो खुली बेरोजगारी तब होती है जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए तो तैयार है, काम करने के लिए तैयार है, सक्षम है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलता, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खुली बेरोजगारी बोलते हैं। लेकिन प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता था? जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोग नियोजित तो दिखते हैं, दिख रहा है कि काम में लगा हुआ है, लेकिन उत्पादकता शून्य है या कोई भी उससे बढ़ोतरी नहीं हुआ। अगर उसको हटा भी देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, उत्पादन में कोई भी कमी नहीं होगा। तो आप इस तरीक़ा से एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा अलग तरीका से यहाँ लिख के दिखाए, खुली बेरोजगारी में व्यक्ति स्पष्ट रूप से बेरोजगार दिखाई देता है। आप अगर एडिशनल लंबा में अगर आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो ये लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा लिख सकते हैं बात, जो खुली बेरोजगारी में स्पष्ट रूप से दिखता है कि बेरोजगार है, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी में छिपा हुआ रहता है, अल्लाह काम में तो लगा हुआ है लेकिन फिर भी कोई उत्पादन बढ़ ही नहीं रहा। अक्सर कृषि क्षेत्र में क्या होता है, आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को अधिक मिलेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं 45, जो वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो बोल रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली से तात्पर्य वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष आदान प्रदान से। हम आपको कोई वस्तु दिए, आपसे हम कोई वस्तु ले लिए, तो इसका मतलब होता है वस्तु का विनिमय। वस्तु विनिमय प्रणाली है जो वस्तु या सेवा, मान लीजिए ऐसा कोई जगह सिर्फ वस्तु सेवा का भी, हम आपको ये सर्विस दे दिए, इसके बदले आप हमको ये सर्विस दे दिए। आदान प्रदान है जहाँ मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता था, पहले कोई मुद्रा मनी का कोई उपयोग नहीं किया जाता था। इस प्रणाली के सफल होने के लिए आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता होता है। देखिए इस प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली तभी सफल होगा जब आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास चीनी है और आपके पास चावल है, हमारे पास चीनी और आपके पास चावल, हमको चावल का ज़रूरत है, हम आपके पास गए बोले चावल दे दीजिए, लेकिन आपको चीनी का ज़रूरत ही नहीं, आपको तो तेल का ज़रूरत है, फंस गया ना। अब वैसा आदमी मिलना बहुत ही मुश्किल होता था, दिक्कत होता था, आवश्यकताओं का दोहरे संयोग की ज़रूरत होता था, जिसका अर्थ है कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के ज़रूरत के वस्तु मिलना, अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होता था। जब से मुद्रा आ गया तब से दिक्कत को समाप्त हो गया। मुद्रा मतलब मनी, पैसा। बहुराष्ट्रीय कंपनी, देखिए पैसा को हम लोग मुद्रा भी बोलते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी है क्या? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनी होते हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व होता है, कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए अगर भारत में जीन्स बन रहा है, ठीक है, लेकिन अमेरिका लोग वाला भी जीन्स पहन रहा है ना, जापान लोग वाला भी जीन्स पहन रहा है ना, मतलब हमारा देश के कंपनी है, लेकिन हमारा दूसरा जगह भी वहाँ पे क्या हो रहा है, जो उसका उत्पादन हो रहा है, मालिकाना हक हमारा ही पास है। बोल रहा है देखिए बहुराष्ट्र कंपनी, नाम ही है बहुराष्ट्र कंपनी। वे कंपनी होते एक से अधिक देश में, मैंने इसका एकदम ई देश में भी, ई देश में भी, ई देश में, चारों तरफ पूरा फैला दिया और अधिक देशों में उत्पादन भी हो रहा है और उसका स्वामित्व का नियंत्रण भी वही रख रहा है, कंट्रोल उसी के हाथ में है, तो उसको बहुराष्ट्र कंपनियां बोलते हैं। वे अक्सर उन स्थानों या कार्यालय और कारखाने स्थापित करते हैं जहां पर सस्ता श्रम हो और संसाधन मिल सकते हैं। अब आगे देखें विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं विदेशी व्यापार। नाम से ही पता चल रहा है विदेशी व्यापार, भैया देश के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, देश के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, जबकि विदेशी निवेश एक देश की कंपनी दूसरे देश की संपत्ति या व्यावसायिक हितों में निवेश करता है। देखिए विदेशी व्यापार मतलब एक देश दूसरे देश से व्यापार करेगा तो इतना समझ में आ रहा है, लेकिन विदेशी निवेश क्या हो, भारत जाके कहीं इंग्लैंड में जाके निवेश कर दिया कुछ, या अमेरिका में जाके कुछ निवेश कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहाँ कुछ खोल दिया, तो क्या हो जाएगा, विदेशी निवेश कहलाएगा। ठीक है, व्यापार मुख्य रूप से माल की आवाजाही पर ध्यान केंद्रित होता है, जबकि निवेश जो है पूंजी स्वामित्व के हस्तांतरण से संबंधित है। अब देखिए सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में अंतर बताइए। तो देखिए नाम है सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक क्षेत्र, जिसमें कोई भी भैया रुकावट नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश संपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का प्रावधान सरकार के पास होता है। शमशान घाट भैया सार्वजनिक है, सबके कोई अपन हक थोड़े जब हम बोलेंगे मना कर देंगे, जबकि निजी क्षेत्र में स्वामित्व और सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेवारी निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। बाइक, कार, घर ये हमारा अपन, हमारा मन है तो किसी घुसाएंगे, नहीं मन है तो नहीं घुसने देंगे, हमारा अपना चीज़ है तो निजी हो जाएगा। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र भैया जो आप मना नहीं कर सकते हैं, बस यही आपको लिख देना है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जन कल्याण होता है। जितना भी आप देखते हैं तालाब, नदी, पोखर, शमशान घाट,
पार्क, ये सब सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से बनाया जाता है, जैसे रेलवे। जबकि निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। जैसे बाबा कंपनी, टाटा, रिलायंस, ये सब जो बना रहा है क्या, सब अपना लाभ कमाने